जो चीज आपसे वर्षों वर्षों से छुपाया गया था, और इसको जानना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे अगर हम लोग लड़ाई लड़ने जाएंगे बिना समझे तो नुकसान हम लोग का खुद होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनका नाम है साहू महाराज। वो दिखने में बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप का था। अगर कोई दुबला पतला कमजोर टाइप का आदमी या साधारण आदमी उस पहलवान से डायरेक्ट भिड़ जाएगा, साहू महाराज जी की ताकत को समझे बगैर, तो साहू महाराज से वो जीत पाएगा क्या? जो पहलवान किस्म का आदमी है वो उठा के पटक देगा ना, कि जो कमजोर आदमी है वो पटकेगा पहलवान को। जो मजबूत है, जो ताकतवर है, जो बलशाली है, उसकी संभावना ज्यादा है एक सामान्य आदमी को और कमजोर आदमी को पटकने का। तो ऐसे ही साथियों, आज हम लोगों को ये हमारी जो समाज व्यवस्था है, समाज व्यवस्था में जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, जुल्म कैसे करता है, इन तमाम चीजों के ऊपर में हम लोग नहीं जानेंगे बारीकी से, तो हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते, किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। हमको निशाना लगाना है यहां पे, और हम लोग इसका होशियारी चक्कर में निशाना लगा लेंगे, दुश्मन मरेगा क्या? तो आज हमारे समाज में जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, और बहुत सारी जो बातें समाज में स्थापित है, ये तीन चीजें बहुत ही प्रभावित करती हैं हमारे समाज को। मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा, और यकीनन आप यहां से 200% गारंटी समझ के ही जाएंगे। साथियों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हमारा इतिहास, हमारे 5000 सालों का इतिहास को समझना पड़ेगा। हमारे जो पुरखे लोग थे, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में निवास करते थे, हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता में निवास करते थे, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनका जो मॉडर्नाइज था, वो आज से कई गुना ज्यादा था। 5000 साल पहले, आज अगर हम लोग इधर बस्ती में चले जाएंगे ना, तो हमारे लोगों का आज भी खपड़ा का मकान है। आज भी स्टैंडर्ड जो स्नान घर जैसे होता है, जो बाथरूम होता है, वो अभी भी नहीं बना हुआ। हमारे पक्का के जो मकान होते हैं, लेंटर के जो घर होते हैं, अभी भी नहीं बने हुए हैं। और इससे बेहतर जिंदगी हमारा पुरखा लोग 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में जी चुके हैं। और मैं मेरे मुंह पे आया बोल दिया, ऐसा नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण है। और पूरा विश्व मोहनजोदड़ो की सभ्यता को उत्कृष्ट सभ्यता मानता है, गौरवशाली सभ्यता मानता है, बेहतरीन सभ्यता मानता है, ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐसा हमारा पुरखा लोग जिंदगी को जीता था उस समय। अब सवाल यह है कि हम लोग ऐसे कैसे हैं कि अभी भी हमारा खपड़ा का मकान अगर नहीं बदल पा रहा है, तो इसके पीछे हम लोग कमजोर हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई मामला नहीं है। मनोज बघेल बता रहे थे एमएसपी कानून के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। साथियों, ये अगर आप लोगों के किसानों के ऊपर ये कानून अगर आपको मिल जाए, तो आप लोग अपना किसान लोग जो लागत लग रहा है फसल उगाने में, मजदूरी का लागत है, बीज का लागत है, उत्पादन का लागत है, हर लागत निकालने के बाद में जो प्राइस होता है, उसके बाद में उसमें 10% का मुनाफा होता है। ये 10% का मुनाफा जोड़ के जो प्राइस आप तय करेंगे, तो आप कभी नुकसान में रहेंगे क्या? कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा आपसे छीना गया है, आपसे छीना गया है, और वही आपके फसल से जो उद्योगपति उस फसल से अपनी खाद्य सामग्री का उत्पादन करता है, साथियों, यही जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, वो उनको दाम रखने का अधिकार दिया है। उदाहरण के लिए आप लोग आलू लगाते हैं, आलू का दाम आप खुद तय नहीं कर सकते, लेकिन उसी आलू से अगर कोई अडानी, कोई अंबानी अगर आलू का चिप्स बनाता है, तो 10 ग्राम का 10 रुपया बेचता है या 50 ग्राम का 10 रुपया बेचता है। तो ये जो वर्तमान सरकार है, जो आपको कंगाल बनाना चाहता है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वे अडानी अंबानी को अधिकार दिया कि आप ये आलू को खरीद के वो दाम रख सके, लेकिन
इतना भयंकर मामला है। तो साथियों, जो 5000 साल पहले हमारे पुरखे लोग जो इतना अच्छा जीवन को जी रहे थे, आप लोग किताबों में पढ़ा कि आर्यों का आगमन हुआ। आर्य कौन? आर्य आज के समय में, जिसको आज भारत देश में वर्तमान समय में ब्राह्मण जाति के नाम से जाना जाता है, और वे सरनेम लिखते हैं तिवारी, शुक्ला, मिश्रा। ये जितने भी जो लोग हैं वो ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखते हैं। साथियों, ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। यूरेशिया से आने के बाद में हमारे पुरखों को मोहनजोदड़ो की सभ्यता से खदेड़ा, हमारे लोगों को मारा, हमारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में भागे, वो आदिवासी कहलाए। जो उनके साथ में समझौता कर लिए वो ओबीसी कहलाए, और जो उनके साथ में निरंतर 5000 सालों से लड़ रहा है वो एसटी कहलाए। ये हमारे भारत की जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर है। इसको समझे बगैर आप लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अभी वर्तमान समय में, वो मैं प्राचीन भारत की बात बताया, वर्तमान समय में जो आर्य लोग आपको आपकी सभ्यता से खदेड़ा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से खदेड़ा, वो इस समय भारत में ही है। 15 अगस्त 1947 को आपको बोला जाता है कि आप खुशियां मनाइए, आप आजाद हो गए हैं। साथियों, अंग्रेज जितना विदेशी था, जितना विदेशी मुगल थे, उतना ही विदेशी आज वर्तमान समय में ब्राह्मण जाति के लोग हैं। आज भी वर्तमान समय में आप गलतफहमी में मत रहो कि हम आजाद हो गए हैं। सबूत बताता हूं आपको। पहला सबूत है माइकल बामसार, जो डीएनए साइंटिस्ट है। 21 मई 2001 को उनका जो शोध वो प्रकाशित हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक वैज्ञानिक डीएनए रिसर्च किया, शरीर के अंगों को लेके, हड्डियों को लेके, कि ये जो डीएनए है राखी गढ़ी का, इसमें जो दबा हुआ है, ये डीएनए क्या बोलता है। उसके बाद में फिर ब्राह्मणों का डीएनए को उन्होंने रिसर्च किया। दोनों को डीएनए में कभी भी मैच नहीं हुआ। और ये जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यहूदियों से मिलता है। काला सागर के किनारे जो आज की मोची नाम का एक जगह है, वहां के जो यहूदी लोग हैं उनके साथ में यहां भारत के ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है। 99.99% मिलता है, इतना ज्यादा मिलता है उनके साथ। पहला प्रमाण साइंटिफिक प्रमाण बता रहा। दूसरा प्रमाण है साथियों नस्ल। आज हम लोग मूल निवासी लोग यहां पर बैठे हैं, आप आपस में एक दूसरे को देखिए, आपस में एक दूसरे का चेहरा देखिए, तो आपस में चेहरा एक दूसरे के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। नस्ल की बात बता रहा हूं। और एक ब्राह्मण को देखिएगा, ब्राह्मण का चेहरा आपके साथ तो मिलेगा ही नहीं। उसका चेहरा कैसा होता है? उसका चेहरा लंबा होता है, नाक लंबा होता है, नुकीला। मेरा नाक को देखो चपटा होता है, उधर से भी देखेगा तो मेरा नाक को देख देगा, इतना बड़ा नाक है मेरा। उसका जो कलर होता है एकदम से गोरा रंग होता है, एकदम से गोरा, चरका गोरा होता है। उसका उंगली, मेरा मोटा मोटा उंगली, उसका लंबा लंबा उंगली होता है। मेरा बाल पूरा एकदम से काला नेचुरल, मैं वो नहीं लगाया है, क्या बोलते हैं नहीं, अरे वो कलर नहीं करते हैं बाल को, वो नहीं लगाया हूं, ये मेरा नेचुरल है। मेरा डीएनए ऐसा ना नेचुरल है, कलर लगाने की मतलब कि मौका नहीं मिला मुझे। उनका खैरा खैरा बाल होता है, उनका काला काला बाल होता है। तो हमारे मूल निवासियों के साथ में उसका जो फिजिकल नस्ल है वो भी नहीं मिलता है। आप अपने आजू बाजू में शर्मा, वर्मा, तिवारी, मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी ऐसे लोगों को देख लो जो ऐसा सरनेम लिखता है, आपके साथ में मिलेगा ही नहीं मिलेगा। कितना फर्क है, एक देहाती गाय में जितना फर्क होता है और एक जर्सी गाय में जितना फर्क होता है, इतना फर्क है उनके साथ में। नस्ल की बात बता रहा हूं आपको मैं, इतना फर्क है। तो साथियों, ये दो प्रमाण बताए मैंने। तीसरा प्रमाण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत का प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी नहीं है भारत में, खत्म हो गए। उन्होंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, तीसरा प्रमाण। चौथा प्रमाण बता रहा हूं, केदारनाथ पांडे, वोल्गा टू गंगा में किताब लिखे कि हमारे जो पुरखे लोग हैं वो वोल्गा से गंगा नदी की ओर आए। वोल्गा
हवा हवा में ऐसे नहीं बोल दिया कि मैं अचानक से जुसा गया उसके बाद में बोल रहा हूं कि नहीं ब्राह्मण विदेशी है। भैया प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, डीएनए का प्रमाण, किताब उसमें उसके पुरखे लोग लिखे हैं, ये मैंने 4 उदाहरण दिया। और साथियों, आज वर्तमान समय में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में लोकतंत्र जब भारत में स्थापित हुआ साथियों, तो ये जो विदेशी ब्राह्मण हैं, इन्होंने 5 नेशनल पार्टी बनाई। पहला पार्टी का नाम है कांग्रेस, दूसरा पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा पार्टी का नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है तृणमूल कांग्रेस, और अभी वर्तमान समय में एक बनिया आम आदमी पार्टी लेकर आए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुश्मन को आप जाने बगैर, पहचाने बगैर आप उसके साथ में लड़ाई नहीं कर सकते। दुश्मन का कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। मैं देहाती आदमी हूं, देहात में रहता हूं मैं, और बचपन में बहुत नांगर जोता हूं मैं। आप सभी लोग नांगर जोतते हैं, मैं भी जोता हूं मैं। तो कैरेक्टर से मैं आप लोग मतलब चरित्र को समझाना बहुत पड़ता है। तो क्या है कि हमारे पास में एक गोला बैल होता था, गोला बैल, जिसका जो रंग है थोड़ा सा लाल लाल खैरा खैरा टाइप का, गोला बैल होते थे पूंछ में। तो गोला बैल को मेरा दादाजी और पिताजी हमेशा बताते थे कि ये जो तीना साइड, जो तीना तरह जो अड्डोरी, जो दाहिने साइड में जो बैल है, इससे संभल के रहना, क्योंकि ये जो बैल है ये लाफता है, चलते तक फटाक से लाते कैसे। और उस समय वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर रिलीज हुआ, और उसमें एक गाना था, तुझे देखा तो जाना सनम, और बड़ा अच्छा लगता था गाना। तो मैं क्या करता था, वो जो गमछा होता था उसमें रेडियो को ऐसा जो बांधते हैं वैसा रेडियो को मैं लगाता था, और विविध भारती 8:15 बजे शुरू होता था, तुझे देखा तो जाना सनम, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो जो तुझे देखा तो जाना सनम मैं जब सुनता था, और सुनते सुनते मैं भूल जाता था मेरे पिताजी लोगों का बात को, दादाजी लोगों का बात को, और अगर जोतते जोतते मैं दही से जाता था, और मौका पड़ता था उधर ठपा के दिखा इधर पूरा, इधर से पूरा भक से पूरा इतना स्पीड देता था, चरित्र नहीं पहचानने की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से मार देता था पूरा, वो इतना स्पीड मारता था ना। और एक बैल का लात मारना खूबी से जब पड़ता है ना साहब, ये आसपास में कितना मजा आता है। वो जो किसान भाई नागर जोता है उसी को पता है, यार धपाक से दे देगा पूरा, और उसका खूरी पूरा मजबूत होता था। चरित्र नहीं पहचानने की वजह से मैं बार बार लात खाता था, क्योंकि मैं मुझे देखा तो जाना सनम इधर भुला जाता था। मेरा पिताजी बताता था मेरे को, इधर नहीं जाना है आपको, गलती से उधर ही चला जाता था, और पड़ता था पूरा मुंह कान के पास में ठाए से। तो साथियों, ये जो चरित्र है, चरित्र को पहचानना बहुत जरूरी है। 5000 साल पहले जिस पुरखों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भगाया, वही 50 के बाद में आपके पास राजनीतिक विकल्प खड़ा किए, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, और अभी आम आदमी पार्टी। हमारे लोग क्या बोलता है, हमारे लोग बोलता है कि कांग्रेस से ज्यादा अच्छा भाजपा है, भाजपा से ज्यादा अच्छा कांग्रेस है, कांग्रेस से ज्यादा अच्छा आम आदमी पार्टी है। अरे भैया, तुम इन 6 में से किसी को भी दो, आप किसी को भी दो, आपको लग रहा होगा कांग्रेस को वोट जा रहा है, भाजपा को जा रहा है। अरे नहीं रे भैया, कांग्रेस को ना भाजपा को वोट जा रहा है, वोट डायरेक्ट ब्राह्मण को जा रहा है। समझ रहे हैं ना मामला? आपको लगता होगा कांग्रेस को वोट जा रहा है, आपको लगता होगा भाजपा को वोट जा रहा है। अरे नहीं, भुला जाइए, संगठन निर्जीव होता है, आदमी के नेतृत्व में जिंदा होता है। लेकिन वो आदमी कांग्रेस का आदमी छूट जाता है, भाजपा के आदमी छूट जाता है। आप लोग इधर गली गली में कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, इस बार भाजपा को जिताएंगे, इस बार कांग्रेस को जिताएंगे, और ऊपर से दिल्ली में बैठा हुआ हंस रहा होता है, देखो बुड़बक लोग, इस बार फिर टमाटर होगा। ये किधरों जाए जीतेंगे हम। जसपुर का इतिहास बता रहा हूं, 3 विधानसभा है, जसपुर है, कुपुरी है, पत्थलगांव है। ये विधानसभा के लोग दिल्ली में जहां पे विधि बनता है, इनकी जाने की औकात नहीं है, ऐसा व्यवस्था बना के रखा गया है साहब। और जब दिलीप सिंह जूदियो जिंदा था ना, राज्यसभा का नॉमिनेट सदस्य बन के जाता था, विधि मंडल में बैठता था, और वो कानून बनाता
समझने के लिए चाहिए इधर का हिस्सा बहुत तगड़ा वाला, नहीं तो आम आदमी पूरी तरह से बिगड़ा जाएगा। शुक्र मनाइए हमारे देश में वामन मिश्राम साहब पिछले 47 साल से समझा रहे हैं और उनके समझाने की वजह से हम लोग में ये समझ विकसित हुआ। हमारे लीडर हैं चौधरी राम सुरेश वर्मा साहब, किसान हैं, लगातार समझा रहे हैं, अंदर की बातों को हम बता रहे हैं। पूरा दुनिया, पूरा संगठन, पूरा लोग जहां पे घुटना टेक देता है साथियों, जहां पे कुछ एकदम से चिड़ी चुप हो जाता है, जुबान बंद हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं उस जगह से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और वाम से वहां से शुरू होता है। जहां पे पूरा जमाना घुटना टेक देता है, जहां मुझको लगता है कभी कुछ नहीं हो सकता, उस समय इसके प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को लगता है कि अभी तो शुरू होना बाकी है। और साथियों, आपको लड़ाई लड़ना है, अगर आपको भारत के 40,000 लाख करोड़ के बजट का मालिक बनना है तो बातों को समझना पड़ेगा। बातों को समझे बगैर आप अगर लड़ने जाएंगे तो दुश्मन आपको इतना पटक नहीं करेगा, इतना पटक नहीं करेगा, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे तो 200% गारंटी है कि आप जीत जाएंगे। और आज मूल निवासी समाज में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त नॉन कॉम्प्रोमाइज लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एक संगठन है, उस संगठन का नाम भारत मुक्ति मोर्चा है। और एक आदमी जो नेतृत्व कर रहा है उस इंसान का नाम है साथियों मान्यवर वामन मिश्राम साहब, जो निरंतर 47 साल से मूल निवासी समाज में जागरण ला रहा है। तो साथियों, अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे और 2023 में 2024 में 2 महत्वपूर्ण चुनाव है, जो आपको 5000 साल पहले से सत्ता विहीन किया, संपत्ति विहीन किया, शिक्षा विहीन किया, वो 2023 में आपको मालामाल कर देगा क्या? क्या लगता है आपको मालामाल करेगा? जो आपको 5000 साल से अपनी फसलों के ऊपर में दाम रखने का ताकत नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, क्या लगता है 2023 में वो आपके लिए अपने फसलों का दाम रखने का अधिकार देगा क्या? जो 5000 साल से शिक्षा को आपसे छीना 2023 में वो आपके लिए शिक्षा का अधिकार देगा क्या? जिन्होंने 5000 साल पहले हमारे लोगों की स्वतंत्रता को छीनी, बोलने का मौका नहीं दिया जाता था साथियों, जो बोलता था उसका गला काट दिया, उसका जीभ काट दिया जाता था। आज वर्तमान समय में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 हर किसी को कानून के दायरे में बोलने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन बहुत बार आपसे देखा गया है शासन और प्रशासन इसके बारे में बहुत ही गलत तरीके से काम करता है, बोलने का मौका नहीं देता है साथियों। इतना भयंकर मामला चल रहा है। हमारे कार्यक्रम को पिछले बार वामन मिश्राम साहब 15 नवंबर को जशपुर आने का तिथि तय हुआ था साथियों। 15 नवंबर को बोलने का मौका नहीं दिया गया वामन मिश्राम को। यह घटना जशपुर में हुआ है। 12 नवंबर को प्रेम कुमार गडाम सीतापुर में आए हुए थे। प्रेम कुमार गडाम साहब को 12 नवंबर को बोलने नहीं दिया गया था। आप लोगों को लगता होगा कि यार ये ऐसा कैसा हो जा रहा है? भैया, ये वही लोग हैं जिनको आप पावर प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके पुरखों को मारा, आपको सत्यानाश कर रहा है, आपके बच्चे का सरकारी नौकरी छीन रहा है। 1992 में निजीकरण कानून आया। हर पिता की दिली तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा सरकारी नौकरी करेगा, और उसी कांग्रेस को वोट देता है जो कांग्रेस 1992 में निजीकरण का कानून बनाया, उसी के बच्चे का नौकरी को छीन रहा है। और वो जो नादान पिता है, वो जो बेखबर पिता है, उसी कांग्रेस को जिताने के लिए झंडा डंडा लेके न मैं हुल्लू बलिया कांग्रेस ऐसा बोल रहा है। समझना पड़ेगा, समझे बगैर नहीं लड़ सकते। एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है, और एक्सपर्ट ओपिनियन भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास में है, वामन मिश्राम के नेतृत्व में है। किसी आयरा घैरा रत्तू खैरा संगठन की औकात नहीं है साथियों की आपको इतनी बात बता दें। पिछले बार में मुख्यमंत्री का पिताजी नंद कुमार बघेल साहब ब्राह्मणों के बारे में स्टेटमेंट कमेंट किए, जेल था। हम 2007-8 से लगातार हमारे हर भाषण में हमारे लोगों को बता रहे हैं कैसे डर पैदा करना है, दूसरे संगठन का कैसे मोरल डाउन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ब्राह्मणों को पता है। लेकिन एक संगठन जहां खड़ा होता है साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, उनकी हर रणनीति खत्म। और मूल
इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि दुश्मन को ताकत प्रदान मत कीजिए किसी भी सूरत में। सामाजिक स्तर से ताकत प्रदान मत कीजिए, राजनीतिक स्तर से ताकत प्रदान मत कीजिए। अगर आप दोनों तरह से उनको ताकत प्रदान कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ में खिलाफत नहीं होगा। काशीराम साहब मूल निवासी समाज का कद्दावर राजनीतिक नेता थे, सामाजिक नेता थे। वो कहते थे हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जो हमारी मांग के सामने मजबूरी में घुटना टेक दे। ऐसी सरकार का हमको निर्माण करना चाहिए। सरकार चले ना चले, हमारा समाज चलना चाहिए, हमारे लोग चलना चाहिए, ऐसा नारा वो लगाते थे वो। और भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है? हमें मजबूत सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, प्रदेश में भी चाहिए, केंद्र में भी चाहिए, ताकि पूरी भरपूर तरीके से समाज का भंडार किया जा सके। आज आप समस्त लोगों को लगता होगा कि रूपनारायण साहब आप बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है, हमारे बच्चे लोग तो पढ़ लिख रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से अपनी गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कई तरह की शिक्षा पद्धति है, कई तरह की शिक्षा पद्धति है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारा बच्चा सर्व शिक्षा अभियान में गांव में पढ़ता है। जिनके पैसे हैं, जिनके पास में अच्छे पैसे हैं, उनका बच्चा सीबीएसई कोर्स पढ़ता है। जिनके पास में और ज्यादा पैसे होते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्स पढ़ता है। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सर्व शिक्षा अभियान में जो कक्षा 8वीं तक फ्री में पास किया जाता है, और जो ब्राह्मण अपने बच्चे को इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाता है, बहुत ही टाइट शेड्यूल में पढ़ाता है। हमारा बच्चा जो 8वीं में फोकट में पास हो रहा है और ब्राह्मण का बच्चा कठिन व्यवस्था के साथ में पास हो रहा है, दोनों 17 साल पढ़ने के बाद में आपस में अगर कंपटीशन करेंगे तो आपको लगता है हमारा बच्चा कहीं टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा। जिसका नींव ही कमजोर है साथियों, उसके ऊपर मजबूत इमारत कभी नहीं बन सकते। वो इस टाइप का जो डबल शिक्षा व्यवस्था, ट्रिपल शिक्षा व्यवस्था इसलिए आपको लाया है क्योंकि वो मनुस्मृति को मानता है। मनुस्मृति खड़ी व्यवस्था थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम लोग तो और शूद्र हैं। तो ये जो खड़ी व्यवस्था में वो सबसे ऊपर था, उसी व्यवस्था को आज वर्तमान में बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है, 2022 चल रहा है। ये आपका अप्रैल महीना, कौन सा महीना से मार्च, ये मार्च महीना है। मार्च महीना में 2023 में वही सिद्धांत आज भी चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान से समाज में मास्टर पैदा किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान से इस समाज में चपरासी पैदा किया जा रहा है, और इंटरनेशनल कोर्स पढ़ा के ब्राह्मण अपने बच्चे को आईएएस बना रहा है, कलेक्टर बना रहा है। इस समाज में चपरासियों की औकात होगी कि जशपुर का कलेक्टर को बोलेगा कि तुम हमारे समाज के खिलाफ ऐसा वैसा करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा बोल पाने की हिम्मत करेगा क्या? पैदा कर रहा है, पुलिस पैदा कर रहा है, जो हवलदार रैंक के होते हैं, जो नीचे स्तर के होते हैं। आप जशपुर जाओ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, डीएसपी कौन है, तहसीलदार कौन है, एसडीएम कौन है, जो बिल्कुल जहां पे सुप्रीमेसी होती है, जहां पे पावर होती है, उसके लोग बैठे नहीं। तो शिक्षा आज भी नहीं मिल रहा है। 5000 साल पहले भी समाज को मिला था, नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। शिक्षा किसको कहा जाता है साथियों? एक समान की शिक्षा नीति होनी चाहिए। हमारा बच्चा भी इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाई करना चाहिए और ब्राह्मण का बच्चा भी इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाई करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको दौड़ की वाकई में अगर आपको हिसाब किताब लगाना तो एक जगह से दौड़ को शुरू करना चाहिए। इसी जगह से सब कोई दौड़ेगा, तब उसमें मेरिट कौन आएगा पता चलेगा। सर बात सही है कि नहीं है? आप साला तुम ब्राह्मण के बच्चों को रोड से दौड़ा रहे हो वहां से, और हम इधर से दौड़ाओगे, हमारे रोड का उधर चला जाएगा वो। उसके बाद से बोला जाएगा कि समाज के बच्चों के पास मेरिट नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इसलिए साथियों, आज आपको इस बात को भली बात समझना है। और ये वाम सेब के भारत मुक्ति मोर्चा के, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के वाम सेब के 86 आउटफिटिंग है साथियों। 86 आउटफिटिंग में बहुत सारे कार्यक्रम लगेंगे, क्योंकि एक दिन में मैं बहुत सारी बातों को बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनको मुझे सुनना है, मुझे सीखना है साथियों। इसलिए मैं बहुत लंबा चौड़ा बात ना करूंगा। मुझे बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं रखना है साथियों, क्योंकि मुझे सुनना है, मुझे कुछ सीखना है। और आप लोग
हूं कि दोबारा जब भी आपको मौका मिले भारत मुक्ति मोर्चा का इस का प्रबोधन कार्यक्रम, कैडर कार्यक्रम जरूर जाए, क्योंकि मैं चंद शब्दों में पूरा का पूरा 5000 साल का हमारे इतिहास को ऐसे संक्षिप्त में नहीं बता सकता। मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कहां कहां पे हमारे लोग गड़बड़ा रहे हैं और कहां कहां पे हमारे लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए, उन बातों को बताने का कोशिश कर रहा हूं। और आज मुझे हमारे अध्यक्ष महोदय को सुनना है, मैं सुनना पसंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज सीखना है ताकि और बढ़िया तजुर्बा आप लोगों के साथ में साझा कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आप लोगों के बीच में तजुर्बा साझा किया, उन तजुर्बों की वजह से आप लोग अपना वास्तविक इतिहास को समझ पाए होंगे कि हम कौन हैं, हमें किनके साथ में रहना है, किनका साथ समर्थन देना है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और इन्हीं के साथ में आज मुझे आज के जो संयोजक महोदयों ने मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी शब्दों के साथ में मैं आज की अपनी बातों को मैं विराम करता हूं, अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय